नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो आपका आप जीव विज्ञान चल रही है, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही अपलोड है। 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको पत्ती की वायु संरचना, अंतरिक्ष संरचना और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। आज के वीडियो में जो भी वहां से आपका टॉपिक क्लोज हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि बताई थी, बताया था कि उसमें आपको हम प्रकाश से क्या हेल्प क्रिया जो इम्पोर्टेंट है आगे वाले आपके एग्जाम के लिए, उसके साथ ही साथ केल्विन चक्र भी बताएंगे आज के वीडियो में। और आपकी सुविधा की दृष्टि से हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और अगर पिछले वीडियो जो आप नए हैं तो पिछले वीडियो जो भी हैं उनकी सबकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ये विज्ञान के साथ साथ आपके इस चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर गणित की भी क्लास निरंतर चल रही है। विज्ञान में आपकी जो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान वो कंप्लीट हो चुकी है, उन सभी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पे जाके आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। और गणित की भी निरंतर क्लासें आपको मिल रही हैं, जिसमें चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर जो आपका कल छूटा था कि प्रकाशिक क्या है अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। कल यहीं से हमने आपको यहाँ तक बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो इसमें है आपका कि प्रकाश से क्या है अभिक्रिया। नंबर 1 बताया था प्रकाश से क्या है अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हेल अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इस अभिक्रिया का अध्ययन बताया था आपको कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हिल, जो रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से इस अभिक्रिया को हम जानते हैं हिल अभिक्रिया। तो इसलिए इसे हम हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। जो हरित लवक आपको बताया था, हरित लवक के ग्रेना में क्लोरोफिल जो वर्णक है आपका पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। फर्स्ट देखिए, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित जो पर्णहरिम होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव सक्रिय हो जाता है और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। किसका? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना है एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो ये तो आपको कंफर्म ध्यान रखना है कि एडीपी का फुल फॉर्म और एटीपी का फुल फॉर्म ये 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो एडीपी आपका एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और जो एटीपी है आपका वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, अगली क्रियाविधि आपकी। देखिए लिखा है कि सक्रिय जो पर्णहरिम है आपका वो जल का प्रकाशिक अपघटन करके उसे आयनों में तोड़ देता है। तो जल आपका क्या होता है? H2O, और H2O को आयन जो है आपके H प्लस और OH निगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में तोड़ देते हैं। तो देखिए H2O, अब यहाँ पे जो होगा वो आपका उत्तेजित क्लोरोफिल, उत्तेजित पर्णहरिम। तो उत्तेजित जो पर्णहरिम होगा, उत्तेजित
वो क्या करेगा, इसे हाइड्रोजन आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन H+ और OH नेगेटिव इसमें तोड़ देगा। तो यहाँ पे 4 अणु ये जल के होंगे तो 4 आपको हाइड्रोजन मिलेगा और 4 हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सेकंड पॉइंट रहेगा आपका कि जो सक्रिय पर्णहरिम है वो जल का प्रकाशिक अपघटन करके उसे H+ आयन और OH नेगेटिव आयन में तोड़ देता है। थर्ड पॉइंट देखिए कि जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन परस्पर मिलकर जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर रंध्र, जो पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र हल्के से रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो देखिए OH नेगेटिव। अब क्या बन रहा है इसमें? जल बन रहा है प्लस ऑक्सीजन, तो H2O और प्लस O2। तो ये स्टोमेटा के द्वारा बाहर हो रही है। किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा। तो इधर OH नेगेटिव और उधर, तो इधर देखिए संतुलित कर लेते हैं क्रिया, 4 इधर और 2 का इधर। तो ये देखिए OH नेगेटिव आयन परस्पर मिलकर जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस आपकी मुक्त होकर रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। तो रंध्र हमने पिछले वीडियो में बताया था, स्टोमेटा। तो चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट। अगर रंध्र आपको ना समझ में आ रहा हो तो बता दें कि पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भाग, जो पादप की पत्तियां होती हैं तथा अन्य कोमल वायवीय भाग जो होता है, उसकी बाह्य त्वचा में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोला जाएगा? रंध्र या स्टोमेटा। अब अगला पॉइंट देखिए फिलअप क्रिया का, कि जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त आपका हाइड्रोजन प्लस आयन प्रोटॉन ग्राही NADP को NADPH2 में परिवर्तित कर देता है। NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है। इस अपचयित NADPH2 से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं और इस मुक्त ऊर्जा को ADP अणुओं में एक उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट समूह बंध के रूप में जोड़कर ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो ये पॉइंट आपका जो हमने बताया कि जल के प्रकाश अपघटन, जब जल का हमने प्रकाश अपघटन किया था तो वहां पर क्या मिला था? H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। तो OH नेगेटिव आयन क्या हो गया कि जब OH नेगेटिव आयन परस्पर मिलकर क्या बना गया? ऑक्सीजन और पुनः जल। थर्ड पॉइंट में हमने आपको बताया था कि OH नेगेटिव आयन परस्पर मिलकर ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होकर रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। अगले पॉइंट में देखिए पढ़ा, अभी आपको बताया हमने कि जल के प्रकाश अपघटन से जो आपका मुक्त हाइड्रोजन आयन बचा है वो प्रोटॉन ग्राही NADP तो निकोटामिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को NADPH2 में अपचयित कर देता है। निकोटामिन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हाइड्रोजन तो में अपचयित कर देता है। इस अपचयित NADPH2 जो आपका NADPH2 है से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रणाली होती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे उसमें ऊर्जा मुक्त जरूर होगी। तो इस मुक्त ऊर्जा को ADP जो जानते हैं आप, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP के अणुओं में एक उच्च ऊर्जा युक्त, ADP के जो अणु है उसमें एक उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट समूह होता है। तो फास्फेट समूह बंध के रूप में जोड़कर ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है।
एडीपी से क्या चेंज हो रहा है आपका एटीपी, उससे हम क्या कर लेते हैं, फिर पौधे क्या कर लेते हैं, उसे संचित कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, देखिए एडीपी एनएडीपी का नाम, जो भी बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका नाम हम लिखे देते हैं एनएडीपी। एनएडीपी निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड एडेनिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हो गया, देखिए अब जो है आपका NADPH2 और NADPH2, तो ये यही रहेगा निकोटिनामाइड एडेनिन डाई हाइड्रोजन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे आपको केवल हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये हो गए फुल फॉर्म आपके। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट अगला, अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र। ये अति महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, पूछ लिया जाता है, पूछा गया है पिछले बार एग्जामों में। तो देखिए क्या है अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। तो इस अभिक्रिया का अध्ययन देखिए, जो आपकी अप्रकाशिक या केल्विन चक्र है, तो इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? ब्लैकमैन। पिछला जो आपको बताया प्रकाशिक या हेल अभिक्रिया, उसे रॉबर्ट हिल ने, और जो आपकी अप्रकाशिक या केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं, इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम जो ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था। तो इसलिए इसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया जो है आपकी वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में, वो ग्रेना में होती थी, यह स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा हमने बताया आपको, रंध्र अभी बताया था। तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी, हम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे C3 या कार्बन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसमें 2 कार्बन परमाणु होते हैं। क्या? 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इस चक्र की अभिक्रियाओं को हम निम्न पदों में देखिए समझाएंगे आपको, कि जो भी आपके पद होंगे उसके द्वारा। तो ध्यान रखना है, हमने बताई आपको कि अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र, तो इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम
ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में प्रकाशिक अपक्रिया या अप्रकाशिक अपक्रिया में अंतर है। ये आपका वह हरित लवक के ग्रेना में होती है और यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यहाँ ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इसके जो ये पद हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, देखिए पहले तो ऊपर से इस परिभाषा समझिए कि लिखा है ये सब क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन, ध्यान रखना है, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम C3 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल कौन सा है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इस चक्र को हम निम्न पदों द्वारा समझ सकते हैं। पहला है आपका कि वातावरण से प्राप्त CO2 का कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त NADP H2 जो है आपका NADP H2 क्या बताया था? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट से H+ अपकरण होता है। किसका? H+। किसका होगा? H+ जो हाइड्रोजन आयन है आपका उसका। अब जो आपका फास्फोग्लिसरल्डिहाइड PGLA शॉर्ट में लिखते हैं इसे PGLA, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड नामक पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें निम्न अपक्रियाएं होंगी आपकी। तो फर्स्ट में क्या है कि हमें फास्फोग्लिसरल्डिहाइड नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अब इस अपक्रिया में लिखा है निम्नलिखित अपक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो नंबर 1 है आपका कि सर्वप्रथम 5 कार्बन वाले यौगिक RuBP रिबुलोस 1,5 वाई फास्फेट, रिबुलोस 1,5 वाई फास्फेट के साथ CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अणु मिलकर 6 कार्बन अणु वाले, कितना? 6 कार्बन अणु वाले अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है। किसका? अस्थायी 6 कार्बन यौगिक वाले या 6 कार्बन अणु वाले एक अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए अब क्रिया समझिए। RuBP रिबुलोस 1,5 फास्फेट, रिबुलोस ले लिया हमने, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये एंजाइम की उपस्थिति में होगी, किसकी? एंजाइम प्लस जल। तो एंजाइम और जल H2O। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 6 कार्बन का एक अस्थायी यौगिक, तो C6। और ये कैसा है आपका? अस्थायी यौगिक है, टेम्परेरी कंपाउंड, अस्थायी यौगिक है। अब यहाँ पे इसे संतुलित करने के लिए देखिए 6 रिबुलोस 1,5 5 1 फास्फेट और 6 कार्बन डाइऑक्साइड उधर 6 हमें C6 ये प्राप्त होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करते जाइए। जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठें, क्योंकि ये आपके आने वाले नोट्स आगे वाले एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। चलिए बी नंबर में देखिए आप, लिखा है कि यह कार्बन यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर, सेकंड पद में जो हमें अस्थायी यौगिक मिला फर्स्ट में 6 कार्बन वाला, तो यह कार्बन यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर 3 कार्बन परमाणु वाला PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल बना लेता है, जो बाद में अपचयित होकर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। तो इसकी अपक्रिया देखिए आप, 6 कार्बन C6 ये यौगिक है आपका, और क्या हो रहा है? ये शीघ्र ही अपचयन, तो अपचयन हाइड्रोजन का योग होगा
ये तो अपक्रिया आप पढ़ी है, हाइड्रोजन का योग ऑक्सीकरण और अपचयन, वो अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अपक्रिया, और जिसमें ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण अपक्रिया। यहाँ देखिए 3 कार्बन परमाणु वाला आपको पीजीए फास्फोग्लिसरिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, और जो बाद में लिखा है अपचयित होकर इसका पुनः अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनः अपचयन, तो लिख देना अपचयित। अब क्या मिलेगा हमें? देखिए PgAl, तो 12 PgAl फास्फोग्लिसरल डिहाइड प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? फास्फोग्लिसरल डिहाइड। नाम ध्यान रखने हैं, ऐसे हम फास्फोग्लिसरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, फास्फोग्लिसरिक अम्ल है आपका ये, और उसे फास्फोग्लिसरल डिहाइड, फास्फोग्लिसरल डिहाइड, ये आपका पीजे है फास्फोग्लिसरल डिहाइड। चलिए अब क्रियाएं भी नोट करते जाइए। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका कि अपचयन के फलस्वरूप बने पीजीएल फास्फोग्लिसरल डिहाइड के 2 अणु आपस में मिलकर पहले ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, फिर ग्लूकोज से ही अन्य सभी खाद्य पदार्थों जैसे आपका मंड हो गया आदि का निर्माण पादप के अंदर ही हो जाता है। तो जो आपका फास्फोग्लिसरल डिहाइड प्राप्त हुआ उसके 2 अणु मिलकर हमें क्या देंगे? ग्लूकोज देंगे, और ग्लूकोज से ही जो भी अन्य खाद्य पदार्थ हैं उन सब का निर्माण पौधे के अंदर ही हो जाता है। मंड है, स्टार्च जिसे बोलते हैं हम। तो देखिए फास्फोग्लिसरल डिहाइड C3H5O3 C3H5O3 ये आपका क्या है? फास्फोग्लिसरल डिहाइड, फास्फोग्लिसरल डिहाइड। इसके कितने अणु बताए हमने आपको? 2 अणु। कितने अणु? 2। कितने लेने हैं? 2 अणु लेने हैं, और क्या करना है इसका अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। अब क्या मिलेगा हमें? ग्लूकोज मिल रहा है C6H12O6। अब क्रिया संतुलित देखिए है क्या? नहीं है, तो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, और ये क्रिया आपकी संतुलित क्रिया प्राप्त हो गई। तो फास्फोग्लिसरल डिहाइड के 2 अणुओं से हमें ग्लूकोज प्राप्त हो गया, और बाकी जो मंड है आपका स्टार्च उसका निर्माण पादप के अंदर ही होता रहता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट में क्या बनेगा? RUBP का पुनः जो यहाँ से स्टार्ट किया था हम फिर वहीं पे पहुंचेंगे। जो रिबुलोस 1, Y-फास्फेट है उसका पुनर्जनन देखिए, वही लिखा है बोर्ड पे देख रहे हैं आप कि लिखा है अंत में जो फास्फोग्लिसरल डिहाइड और RUBP जो रिबुलोस 1, Y-फास्फेट का पुनर्जनन हो जाता है, और यह पदार्थ जो है वो अपक्रिया को चलाने के लिए पुनः उपलब्ध हो जाता। यही चक्र परमानेंटली चलता रहता है। तो भाई आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा है कि अंत में PgAl और रिबुलोस 1, 5Y-फास्फेट, RUBP लिखा है 1, 5Y-फास्फेट का पुनर्जनन हो जाता है, और यह पदार्थ अपक्रियाओं को चलाने के लिए पुनः उपलब्ध हो जाते हैं। इस चक्र का रेखीय चित्रण देखिए निम्न प्रकार है। चक्र समझिए आप। देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था हमें? वही केल्विन चक्र है आपका। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हमने रिबुलोस 1, Y-फास्फेट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। रिबुलोस 1, Y-फास्फेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जब इसका कार्बोक्सिलीकरण करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? कार्बोक्सिलीकरण। तो कार्बोक्सिलीकरण करेंगे तो क्या मिल रहा था हमें? फास्फोग्लिसरिक अम्ल।
फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब जब आप चयन किया था तो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फास्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फास्फेट। अब जब इसका आप चयन किया था तो हमें क्या मिला था, एडीपी और पाई प्लस NADP प्लस निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अब यहाँ पे क्या आपका ट्रायोज फास्फेट, जो फास्फोग्लिसराइल डिहाइड बताया था वो प्राप्त हो रहा है, ट्रायोज फास्फेट। अब ट्रायोज फास्फेट का क्या किया था हमने, अपचयन किया था। जब अपचयन किया था तो क्या मिला था, ग्लूकोज। क्या मिला था, ग्लूकोज। अब इसका ट्रायोज फास्फेट का देखिए पुनर्जनन, तो पुनर्जनन में एडीपी और एटीपी अलग, और फिर क्या बन रहा है, रिबुलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। तो लौट के हम पुनः उसी जगह पे आ जाते हैं, इसे बोलते हैं केल्विन चक्र। रिबुलोस 1,5 फास्फेट से स्टार्ट हुए और पुनः उसी जगह पर हम पहुंच गए। तो ये आपका केल्विन चक्र। आशा करता हूं बढ़िया से समझ में आएगा सभी बच्चे को। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इस प्रकार की हमें समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, बताना जरूर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक अवस्थाएं हैं, कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, कंडीशंस नेसेसरी फॉर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसके लिए आवश्यक अवस्थाएं क्या। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो 4 तत्व हैं, 4 पदार्थ हैं, कि प्रकाश, पर्णरेम, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 4 बताए थे आपको कि इन चारों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य है आपका सूर्य का प्रकाश प्लस पर्णहरिम की उपस्थिति अनिवार्य है। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में अधिकतम होती है। जो विजुअल लाइट है आपकी दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है आपकी, वो लाल रंग का प्रकाश है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य में अधिकतम, और जो नीला है उसमें सबसे कम। जो लाल रंग का प्रकाश है उसमें अधिकतम, और नीले रंग के जो होता है उसमें कम, और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य में सबसे कम, हरे रंग की तरंग दैर्घ्य में सबसे कम होता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो कम तीव्रता पर आरंभ हो जाती है। कैसी, कम तीव्रता पर। तो चलिए देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है क्या है, देखिए लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्यतः सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसका विस्तृत वर्णन लिखा है, नीचे दिया है। तो हमने आपको बताया था क्या है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर दृश्य प्रकाश जो आपको बताया, तो सूर्य के प्रकाश में रंग बताए थे आपको 7 विजुअल रीजन, जो वहां पे आपको हमने फिजिक्स में बताया था स्पेक्ट्रम विबग्योर। तो वही है आपका कि प्रकाश की उपस्थिति में अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग की तरंग दैर्घ्य में अधिकतम, कैसी, ध्यान रखना है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य में अधिकतम। एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में सबसे अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। नीले तरंग दैर्घ्य में लाल से कम होती है, तथा जो हरे रंग के तरंग दैर्घ्य है उसमें सबसे कम। ठीक इसी प्रकार लिखा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत कम तीव्रता वाले
प्रकाश पर आरंभ हो जाती है और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। परंतु यह देखा गया है कि प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अचानक कम हो जाती है, क्योंकि अधिक तीव्रता पर पर्णरिम का सोलेराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सोलेराइजेशन। तो देखा है आप, तो ये तो सब आप जानते हैं कि जब कोहरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण होता रहता है, कम होता है, लेकिन वहां पर प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है? बहुत कम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण होता रहता है। अब आप गर्मियों में देखते हैं कि अगर ज्यादा तेज धूप है तो क्या हो जाती है? पत्तियां सूख जाती हैं। तो जब पत्तियां सूख जाएंगी तो क्या होगा? वहां पर जो पर्णरिम होगा आपका क्लोरोफिल, उसका क्या हो जाएगा? सोलेराइजेशन। क्या होगा? सोलेराइजेशन। ध्यान रखना है कि जब अधिक तीव्रता का प्रकाश होता है तो वहां पर सोलेराइजेशन। ऐसा नहीं है कि जितना अधिक प्रकाश होगा उतनी जल्दी जल्दी हमारे पौधे या पत्तियां बढ़ेंगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा आप दिमाग से निकाल लें कि बहुत कम तीव्रता में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब अधिकतम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तब वो पत्तियां क्या होती हैं? सूख जाती हैं, पौधे सूख जाते हैं। क्यों? कि वहां पर पर्णरिम का क्या हो जाता है? सोलेराइजेशन। और जब पर्णरिम ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ही नहीं होगी। ये तो आप सभी जानते हैं, देखा होगा आप सभी ने खेतों में कि हम सर्दियों में भी जब सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है, देखा है कि 8-8 दिन सूर्य का निकलना संभव नहीं हो पाता, तब क्या प्रकाश संश्लेषण होता? नहीं होता है। अगर होता नहीं तो 8 दिन में पौधे क्या बिल्कुल झुलस आएंगे। और कभी कभी क्या ऐसा हो भी जाता है कि जो उस समय की फसलें होती हैं उनमें झुलसा रोग, पत्तियां काली पड़ जाती हैं, वो इसी वजह से कि वहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ध्यान रखना है ये पॉइंट बढ़िया से कि कम तीव्रता वाले प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है, और अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, पत्तियां सूख जाएंगी। वजह क्या है? कि जो आपका पर्णरिम है उसका क्या हो जाता है? सोलेराइजेशन। ठीक, चलिए अगला है आपका क्लोरोफिल। जो पर्णरिम है, तो वे पत्तियां जिनमें पर्णरिम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसमें अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो जितनी पत्ती आपकी ज्यादा हरी होगी, जिसमें पर्णरिम की ज्यादा उपस्थिति होगी, उसमें प्रकाश संश्लेषण की अमूमन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ सहायक कारक भी हैं। अब जो देखिए, फर्स्ट है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला कैसा है? कच्चा माल है, कच्चा। अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। ध्यान रखना है कि जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो आपकी जो फोटोसिंथेसिस है, रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, उसकी दर भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। आगे आपका टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर 10 से 35 डिग्री सेल्सियस कितनी हो है? टेम्परेचर हमें 10 से 35, 10 to 35 डिग्री सेल्सियस कितना है? 10 से, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम आपका 35 तापमान तक बढ़ जाती है। इससे कम या अधिक तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। 10 से कम होगा तब भी समस्या उत्पन्न होगी, और 35 से अधिक होगा तब भी समस्या उत्पन्न होगी। वजह क्या है? कि जो एंजाइम होते हैं उनका विकृतीकरण हो जाएगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अब इस वर्ष आप सभी देख रहे हैं कि टेम्परेचर आपका 42, 43, 47 तक जा रहा है। तो ये टेम्परेचर आपकी जो भी इस समय की फसलें हैं उन सभी को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हमें कितना चाहिए? अनुकूल तापमान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस, और इस समय है क्या? 42 है, 47 तक जा रहा है। तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की जब दर कम होगी तो उसमें उत्पादन क्षमता है उस पर भी असर पड़ेगा। तो टेम्परेचर ध्यान रखना है 10 से 35 डिग्री सेल्सियस। अब आपके जो खनिज लवण है, तो खनिज लवण जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, फेरस है, मोलिब्डेनम, सल्फर इत्यादि की कमी से भी प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। तो मैग्नीशियम या इन सभी की हम आपूर्ति किससे करते हैं? जो भी खाद्य यूज करते हैं उनके द्वारा। DAP आपकी, यूरिया है,
या हम जिंक, सल्फर, इन सभी से जो भी खनिज लवण है जिसकी कमी है उससे वही हम यूज करते हैं खेतों में। लास्ट है आपका जल। तो जल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है। तो जो दो कच्चे माल, एक कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो कच्चे माल की तरह प्रयुक्त होता है। इससे प्राप्त हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती है। जो हमारा जल है, जल में प्राप्त क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करेगा तथा जल की मात्रा बढ़ने से भी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। ठीक, जब जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण का महत्व, तो इसके साथ ही साथ विषम पोषी पोषण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिले, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही बनता है, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की लिंक आपको, सूचना जो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।